ठीक है, चलो अब एक बार और थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर इसका कैलकुलेशन सीखते हैं। एक साइंटिस्ट थे स्लेटर, उन्होंने बताया था इसका कैलकुलेशन, है ना, स्क्रीनिंग इफेक्ट का कैलकुलेशन, कि कैसे स्क्रीनिंग इफेक्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो पहले थोड़ा सा समझते हैं, लास्ट टर्न पे भी बात हुई थी। स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट की बात कर रहे हैं, या दूसरा टॉपिक इसी के साथ है जिसकी बात हमने लास्ट में की थी, क्या, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसी की बात की थी ना हम लोगों ने लास्ट टर्न पे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ENC। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, देखो न्यूक्लियस है आपका, किसी एटम का ये है न्यूक्लियस, शेल होंगे कई सारे, मान लो ये वाला आउटर शेल है, कौन सा शेल है, आउटर शेल है, और इसमें इलेक्ट्रॉन कोई प्रेजेंट है। ठीक, अब ये न्यूक्लियस है, मान लो इसमें सपोज, मान लो इसमें 20 प्रोटॉन है और 20 ही न्यूट्रॉन है, सपोज 20 प्रोटॉन है और 20 न्यूट्रॉन है। अगर ये बीच वाले शेल के इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ये बीच में भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इधर इलेक्ट्रॉन है, इधर इलेक्ट्रॉन है, बीच में अगर इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो ये 20 प्रोटॉन इस आउटर इलेक्ट्रॉन पे कुछ फोर्स अप्लाई करते, ठीक है, 20 प्रोटॉन कुछ फोर्स अप्लाई करते। अब क्या हुआ, जब बीच में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो बीच वाले इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिपल्शन कॉज करते हैं। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में सेम चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या करते हैं, रिपल्सन कॉज करते हैं। दूसरी चीज, ये यहाँ पे एक स्क्रीन की तरह काम करते हैं। कैसे काम करने लगते हैं, बीच वाले इलेक्ट्रॉन स्क्रीन की तरह काम करने लगते हैं। तो जितना फोर्स न्यूक्लियस का जो ये पॉजिटिव चार्ज है, जितना फोर्स इसकी वजह से आउटर इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई होना चाहिए था, उससे कम फोर्स अप्लाई होता है। मतलब मान लो 20 प्रोटॉन का चार्ज के अकॉर्डिंग फोर्स लगना चाहिए था, तो अब सपोज मान लो 15 प्रोटॉन के अकॉर्डिंग चार्ज लग रहा है, तो इफेक्टिव लगा कितना, 15 प्रोटॉन के अकॉर्डिंग लगा ना, तो ये जो 15 प्रोटॉन का नंबर है इसी को बोला जाएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मतलब उस न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है इससे मतलब नहीं है, किससे मतलब है कि स्क्रीनिंग जो बीच वाले हैं उनमें कितनी हो रही है। क्लियर है बात, इफेक्टिवली कितना लग रहा है भाई, है तो इसमें 20, तो चार्ज तो 20 के अकॉर्डिंग लगना चाहिए था, लेकिन बीच में इन्होंने क्या कर दी, बीच वाले इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कॉज करके और एक स्क्रीन बना दिया इन्होंने, इसकी वजह से जितना इफेक्टिव लगना चाहिए था उतना लगा नहीं, उससे कम लगेगा। तो जितने प्रोटॉन का फोर्स लगेगा उसी को बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्लियर है इतनी बात। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है आपका, अगर हम बोले तो इट इज, फोर्स भी बोल सकते हो, चार्ज भी बोल सकते हो, इट इज चार्ज अप्लाइड, फोर्स अप्लाइड बाय न्यूक्लियस ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन। जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन है उस पर कितना चार्ज अप्लाई हो रहा है, उसी को बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। शो इसको किससे करते हैं, इसको शो करते हैं, लिखते हैं ऐसे, Z इफेक्टिव। क्या लिखते हैं, Z इफेक्टिव। Z होता है एटॉमिक नंबर और Z इफेक्टिव क्या हो गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज प्रोटॉन के नंबर के जो चार्ज है, 10 प्रोटॉन 20 प्रोटॉन जितने भी जिसमें, उससे कम हुआ क्यों, किसकी वजह से हुआ, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट की वजह से कम हुआ। स्क्रीनिंग और शील्डिंग कौन करते हैं, कौन करते हैं, इनर इलेक्ट्रॉन्स। इनर इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म अ शील्ड और स्क्रीन between outermost electron
एंड न्यूक्लियस, इसको क्या कहते हैं? जो शील्ड बनाता है उसको क्या बोलते हैं? शील्डिंग। जो इफेक्ट होगा उसको क्या बोलेंगे? शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्लियर होती है बात इतनी? ठीक। अब कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा सबशेल का, जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस पी डी एफ सब में पढ़ चुके हैं, तो आपसे पूछा जाता है कि एस का इलेक्ट्रॉन ज़्यादा शील्डिंग करेगा, कि पी का ज़्यादा करेगा, कि डी का ज़्यादा करेगा, कि एफ का इलेक्ट्रॉन ज़्यादा शील्डिंग करेगा। तो ऐसा देखा गया है कि जो एस वाला है वो सबसे ज़्यादा शील्डिंग करता है, क्योंकि न्यूक्लियस के वो सबसे ज़्यादा पास होता है। तो न्यूक्लियस के सबसे पास कौन सा होगा? एस। उससे दूर कौन होगा? पी। फिर डी होता है और फिर एफ। तो आपसे कभी कभी शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर भी पूछते हैं कि कौन सबसे ज्यादा शील्डिंग करेगा और कौन सबसे कम। तो न्यूक्लियस के सबसे पास एस है, इसलिए पी एस सबसे ज्यादा, डी और एफ, ये ऑर्डर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, सबसे पास में कौन है आपका? एस। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा किसका होगा? एस का होगा, फिर पी का होगा, फिर डी का होगा, फिर एफ का होगा। ठीक है, ये बात क्लियर है? अब देखो, इसके कैलकुलेशन के लिए एक फॉर्मूला दिया गया और उस फॉर्मूला के थ्रू हम लोग निकालते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट। Z इफेक्टिव अगर हमें निकालना होता है तो Z इफेक्टिव का फॉर्मूला होता है Z माइनस सिग्मा। क्या फॉर्मूला है? Z माइनस सिग्मा। Z है आपका एटॉमिक नंबर, या यही इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के। ऑनलाइन सबको वॉइस वगैरह क्लियर है? एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन बोलते हैं, और सिग्मा को बोलते हैं हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो हम क्या करते हैं, अगर किसी एटम में निकालना है किसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो हम लोग स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकाल लेते हैं, और उस एटम में कितने प्रोटॉन है वो हमें पता होता है उसके एटॉमिक नंबर से, इसमें से माइनस कर देते हैं, तो क्या आ जाता है? Z इफेक्टिव। तो इसको कैलकुलेट किसने किया था? मतलब रूल्स किसने दिए थे? स्लेटर एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने कुछ रूल्स दिए थे किसके कैलकुलेशन के लिए? Z इफेक्टिव निकालने के लिए। तो इनके रूल्स थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। छोटी सी कैलकुलेशन है, ठीक है, आ भी सकती है नहीं भी आ सकती है, समझ लेते हैं क्योंकि ये बहुत काम आएगा। इस चैप्टर में भी आएगा, जब एस ब्लॉक पढ़ोगे तो भी आएगा, हाइड्रोजन में आएगा, पी में आएगा, डी में आएगा, एफ में आएगा, 5-6 चैप्टर्स में इसका काम आने वाला। तो कैलकुलेशन भी आ सकती है, कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं, बाकी Z इफेक्टिव तो काम आता है ही। तो Z इफेक्टिव कैलकुलेट करने के लिए स्लेटर ने क्या रूल दिया? कि भाई जो आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन होगा, मान लो ये न्यूक्लियस है, ठीक, ये एक शेल है, ये दूसरी शेल है, ये तीसरी है, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन सब में है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी है, इसमें भी है, सब में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन नहीं बनाए हैं मैंने, समझाने के लिए बता रही हूँ, सब में इलेक्ट्रॉन है, ठीक। अगर इस इलेक्ट्रॉन की बात करते हो, इस पे निकालना है तुमको क्या? Z इफेक्टिव। इस पे अगर कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए अगर कैलकुलेट करना है तो कौन कौन शील्डिंग इफेक्ट कॉज करेगा? सेम शेल वाला, फिर एक इनर शेल वाला, फिर उससे भी इनर शेल है ना, एक और दिखाई दे रही है, जो आउटर शेल होती है उसको बोलते हैं N,
जो उससे अंदर वाली होती है उसको n-1 और जो उससे अंदर वाली होती है उसको n-2। इसका मतलब अगर n शेल के इलेक्ट्रॉन पे निकालना है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो कौन कौन कॉज करेगा? इसमें और इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कॉज करेंगे, अंदर वाले ये भी स्क्रीनिंग करते हैं, ये भी रिपल्शन कॉज करते हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि ये फिक्स पोजीशन है, यहाँ बीच में भी आते हैं। हाँ, कितना इफेक्ट डालेगा, कितनी कमी करेगा ये, तो ये भी करेगा, ये अंदर वाले भी करेंगे, इसके अंदर वाले भी करेंगे, और भी अंदर अगर शेल हो तो वो भी करेंगे, इतने सारे करेंगे। अगर हम बात करें इसकी, अगर हम बात कर लें ये वाले की, इस वाले इलेक्ट्रॉन की बात, अभी इसकी की थी, अब इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी अगर बात करोगे तो सेम शेल का तो करेगा ही करेगा, मतलब सेम शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे इसके अलावा वो करेंगे, और अंदर वाले करेंगे, इनर शेल वाले करेंगे, है ना। ये जो इसके जो बाहर है ये स्क्रीनिंग कॉज नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस तो इधर है ना, और ये तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा नहीं इसके लिए। तो इसके जस्ट जो बाहर है, जो आपका आउटर है, उसका कोई भी इफेक्ट इसके स्क्रीनिंग के लिए नहीं होगा। अगर इस पे स्क्रीनिंग इफेक्ट पूछो तो इन दोनों का कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। फिर हम लोग स्क्रीनिंग किसके लिए देखेंगे? केवल इस इलेक्ट्रॉन के लिए देखोगे तुम, क्योंकि अब इसके अंदर तो न्यूक्लियस ही है, ठीक। तो इस पे अगर देखना है आपको Z इफेक्टिव, तो किसके द्वारा होगा ये? केवल इस इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन ओनली। इतनी बात क्लियर है? अब कैलकुलेशन के रूल देख लेते हैं। जैसे मान लो आपको कैलकुलेट करना है NS इलेक्ट्रॉन पे या NP इलेक्ट्रॉन पे, किस पे कैलकुलेट करना है? NS पे या NP पे। दो केस हैं, एक पहला केस है जब आपको करना है NS इलेक्ट्रॉन पे या NP इलेक्ट्रॉन पे। NS और NP का क्या मतलब है? जो आउटर शेल है, जो वैलेंस शेल है, बाहर वाली शेल, अगर उसके किसी इलेक्ट्रॉन पे निकालना है क्या? Z इफेक्टिव, तो क्या रूल अप्लाई हम लोग करेंगे? जो NS का इलेक्ट्रॉन होगा या जो NP का इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, इन दोनों के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कॉज करते हैं 0.35 पर इलेक्ट्रॉन। मतलब एक इलेक्ट्रॉन कितनी कमी लाएगा? 0.35 की। मान लो कि बाहर वाले में किसी एक इलेक्ट्रॉन पे पूछा गया है और उसके अलावा 3 इलेक्ट्रॉन और हैं, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे पूछा गया, उसके अलावा 3 है, तो कितना उनकी वजह से कितना कमी आएगी? 3 मल्टीप्लाइड बाई 0.35। वो NS के भी हो सकते हैं और NP के भी हो सकते हैं, दोनों को टोटल करके मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें इसके अंदर वाले इलेक्ट्रॉन की बात करो, इसके अंदर वाले इलेक्ट्रॉन अगर n-1 के हैं तो वो S हो, P हो, D हो, ये तीनों अगर हैं n-1 के S, P, D ये तीनों हैं, तो ये कितना कॉज करते हैं? ये कॉज करते हैं आपके 0.85 पर इलेक्ट्रॉन। कितने की कमी कर रहे हैं? 0.85 पर इलेक्ट्रॉन। तीसरी चीज, अगर n-2 के हैं इलेक्ट्रॉन तो वो कितने की कमी करेंगे? वो करेंगे आपकी कमी 1 की। कितने की कमी करते हैं? 1 की। बाद में हालांकि ये जो थर्ड वाला पॉइंट है ये रॉन्ग प्रूफ हुआ था, है ना, लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू स्लेटर अगर निकालना है तो यही रूल लगा के हमें निकालना होगा। अब एक एग्जांपल लेके देख लें, फिर केस 2 कराते हैं। जैसे मान लो आपको बोल दिया कि आपके पास है, सपोज ले लो एल्यूमिनियम, ले लो एल्यूमिनियम का जो आउटर इलेक्ट्रॉन है उसके लिए निकालना है,
स्क्रीनिंग, आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए स्क्रीनिंग निकालनी है, वो भी एल्युमिनियम के NS इलेक्ट्रॉन के लिए निकालनी है। आउटर के कौन सा इलेक्ट्रॉन? NS इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। तो कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, 13 होता है एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। ठीक, अब n की बात करो तो क्या हो गया? ये आउटर ये वाला है n, ये n शेल नंबर है, ये कौन सा है? n-1। ये दोनों n-1 के हो गए, और ये किसका हो गया? n-2 का हो गया। ठीक, किस इलेक्ट्रॉन की बात की गई है? NS इलेक्ट्रॉन की बात की गई है। तो NS इलेक्ट्रॉन का मतलब इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, किसी एक को ले लो, इसके किसी एक इलेक्ट्रॉन, एक पे ही निकालना है। एक इलेक्ट्रॉन पे पूछा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना Z इफेक्टिव लग रहा है, NS इलेक्ट्रॉन की बात की गई है। ठीक है, तो अब निकालें। ठंडे हो रहे हो आप लोग? चलो, अब क्या क्या रूल बताया आपको? देखो, अगर इलेक्ट्रॉन NS और NP में है जिसपे आपको निकालना है, तो NS और NP से कितने की कमी होती है? 0.35 की। तो आप देखो कि NS में इलेक्ट्रॉन एक तो ये है जिसपे निकालना है, तो इसके अलावा एक और है NS का, और एक किसका है? NP का। तो यानी कि N जो शेल है, जिसको हम यहाँ पे थर्ड शेल बोल सकते हैं, इससे स्क्रीनिंग कितनी होगी? एक इलेक्ट्रॉन तो 3s का होगा, 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3s और 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3p। ठीक है, इससे कमी कितने की है? 0.35 की। एक इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन कमी इतनी हो रही है, तो कितनी आ जाएगी कमी? यहां से 0.70 आ जाएगी। इस बात से सब लोग एग्री करते हैं? ऑनलाइन ऑफलाइन, इसकी वजह से कितनी कमी हो गई? 0.70। ठीक, अब इनकी अंदर वालों की वजह से भी निकाल लें। तो अंदर वालों की वजह से कैसे निकालना है हमको? n-1 S हो, P हो, D हो, सबकी वजह से कितनी हुई थी? 0.85 पर इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन की वजह से 0.85 होगी। तो अंदर S में भी है और P में भी है, सबके लिए कमी इतनी है 0.85 की। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कर लें, 2 + 6 हो गए अंदर वाले में, तो कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन, और 8 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाई 0.85 कर दें, कितना आ गया? 6 कैसे आ रहा है? 6.80 आ गया। ठीक है, इसकी वजह से हो गई। अब लास्ट वाला कौन सा बचता है? ये वाला बच गया, 1s वाला। तो इसके लिए कर लेते हैं, n-2 के s के लिए। n-2 के लिए पर इलेक्ट्रॉन कितनी कमी बता रहे हैं? 1 की कमी बता रहे हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। तो कितने की कमी हो गई? 2 की। अब टोटल डिक्रीमेंट कितना दिखाई दे रहा है आपको? वही होता है सिग्मा। सिग्मा कैसे निकाला हमने? 0.70 प्लस 6.8 प्लस 2, कितना आ जाएगा? 8.8 प्लस 0.70 कितना आएगा? 9.5 9.50 आ गया सिग्मा। तो Z इफेक्टिव कितना आ जाएगा? एल्युमिनियम के लिए Z तो 13 था, Z इफेक्टिव कितना आ जाएगा? Z माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो Z है आपका 13 और ये कितना आया था? 9.5। तो कितना आ गया?
तो इसका मतलब कितने प्रोटॉन का चार्ज लगना चाहिए था? 13 प्रोटॉन का लगना चाहिए था, लेकिन इफेक्टिवली कितना लगा? 3.5 प्रोटॉन का चार्ज के अकॉर्डिंग फोर्स अप्लाई होगा। कर लेंगे ऐसे। एक दे दूं? सबको बात क्लियर हुई या नहीं हुई? सब लोग ने कहा? एक बार दोबारा समझा दें। देखो, अगर इलेक्ट्रॉन, पहला रूल है कि अगर इलेक्ट्रॉन एनएस में है या एनपी में है, तब ये वाला रूल लगाना है, ठीक है? एनएस और एनपी में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए लगाना है। अगर एनएस के इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हमने पूछा था एनएस इलेक्ट्रॉन के लिए, तो उस शेल में जितने और इलेक्ट्रॉन होंगे वो स्क्रीनिंग लगाएंगे और उस इलेक्ट्रॉन को छोड़ के। तो यहाँ पे एल्युमिनियम के केस में हमने देखा कि आउटर के 1 इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा था, इसका मतलब s इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा था, तो 3s के 1 इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा था, तो 3s का जो दूसरा है वो लगाएगा और 3p का 1 इलेक्ट्रॉन लगाएगा। ns और np के लिए जो स्क्रीनिंग है वो लगती है 0.35 1 इलेक्ट्रॉन के लिए, तो 2 के लिए हमने लगा ली 0.70 हो गई। फिर उसके जो अंदर वाला शेल है उसका जो s और p और d होता है, तीनों जो होते हैं, उसकी वजह से लगती है 0.85 पर इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन अंदर से स्क्रीनिंग लगा रहे थे, तो उनके लिए कितना हो गया? 8 मल्टीप्लाइड बाई 0.85। फिर उसके अंदर वाला भी एक शेल यहाँ पे अवेलेबल है n-2 वाला, तो उसके लिए लगता है 1 का, तो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए हमने क्या मान लिया? 1 ले लिया, और 2 के लिए 2 हो गया, टोटल कर दिया, तो इतने की कमी आई, उसी को बोलते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट। और z इफेक्टिव निकालने के लिए z माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट कर दिया, ठीक है? चलो, अब देखो, जैसे ये दिया हुआ हीलियम है, हीलियम के 2s इलेक्ट्रॉन पे निकालना है आपको, 2s का 1 इलेक्ट्रॉन है उस पे निकालना है। निकाल के बताइए। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, 2s नहीं 1s, सॉरी, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, इसके 1s इलेक्ट्रॉन, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 के लिए निकालना। अंशुल निकालो, रफ कॉपी निकालो, रफ कॉपी निकालो, क्या कर रहे हो? हाँ, n लेंगे ना, उसी शेल में है 1.65, इतना ज्यादा कैसे आ गया? अच्छा, स्क्रीनिंग कितना लिया? तुम कॉपी क्यों नहीं निकाल रहे हो? कॉपी निकालो ना। स्पेशल चाइल्ड की तरह क्यों बिहेव करते हो कि तुम्हें स्पेशल अटेंशन दी जाए? वन पॉइंट 115। अच्छा, तुम्हारा क्या आया रजत? 1.65। कितना ले लिया आप लोगों ने? हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो 1s2 हो गया कॉन्फ़िगरेशन। इसी की में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 के लिए पूछा गया है ना? तो Z तो आपका 2 है, सिग्मा निकालना है हमको, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, सेम शेल के इलेक्ट्रॉन से निकालना है, तो सेम शेल का कितना कॉस्ट करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ 1s, यही तो कॉस्ट करेगा। 2 हैं, 1 पे निकालना है, 1 उसके अलावा है, तो ये कितना कॉस्ट करेगा? पॉइंट कितना बताया था अभी? 0.35, ठीक है? तो Z कितना आ गया इफेक्टिव? Z माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट 2 माइनस 0.35, यही आ रहा है सबका? यस और नो? सबका यही आ रहा है पक्का?
एक के लिए अलग रूल भी था, एक्सेप्शन था, बता रही हूँ किसके लिए एक्सेप्शन था। देखो इसमें आना क्या चाहिए था, 1.65 आना चाहिए था ना, लेकिन ये जो हीलियम का जो 1s का केस है ये है आपका एक्सेप्शन। 1s का केस क्या है, एक्सेप्शन। कब लेंगे, जब 1s पे ही निकालना है तब। ऐसा नहीं है कि 1s के लिए आप बाहर के किसी इलेक्ट्रॉन पे निकालना है तो आप 1s के लिए 0.30 लीजिए। किस केस में लेना है, जब 1s के इलेक्ट्रॉन पे ही निकालना है और 1s का ही इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग आप निकाल रहे हो, मतलब जब हीलियम का केस लोगे और किसी एक इलेक्ट्रॉन पे आपको निकालना है तो आप क्या लोगे। इसके केस में कैलकुलेट किया गया और कैलकुलेट करके देखा गया कि ये क्या है, एक एक्सेप्शन है। तो इसमें क्या याद रखना है, केवल इस केस में, केवल इस केस में क्या याद रखना है कि इस केस में आपका ये वैल्यू नहीं आता है, एक्सपेक्टेड ये था, लेकिन होता क्या है एग्जैक्टली इसके इलेक्ट्रॉन के लिए आता है 0.30। स्क्रीनिंग कितनी आती है, 0.30। हाँ ये लेना है। तो इस केवल इस केस के लिए क्या आ जाएगी, Z इफेक्टिव 2 माइनस 0.30 कर दोगे तो 1.70, केवल इस केस के लिए। हाँ जब आप 1s के इलेक्ट्रॉन के लिए ही पूछा जा रहा है, तो 1s के इलेक्ट्रॉन के लिए अगर पूछ रहे हैं तो आपको ये लेना है, किसी भी एलिमेंट के 1s का, किसी भी एलिमेंट के 1s का, केवल हीलियम के लिए नहीं, किसी भी एलिमेंट के। मान लो बोल दिया लिथियम के 1s इलेक्ट्रॉन का, तो अब लिथियम के 1s इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है आपको। हाँ फर्स्ट के लिए ये रूल है, 1s के लिए ये रूल है। ठीक है, अब Nd और Nf का देख लेते हैं हम लोग। Ns और Np इलेक्ट्रॉन के लिए देख लिया, आप किसके लिए देखें, केस नंबर 2। जब इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, Nd में हो या कहाँ पे हो, Nf में। Nd और Nf इलेक्ट्रॉन के लिए मतलब आउटर शेल के Nd में है या Nf में है, ऐसा इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए निकालना है। तब क्या करें हम लोग, तब हम ऐसा देखते हैं कि जो Nd Nf के इलेक्ट्रॉन होंगे, Nd और Nf के इलेक्ट्रॉन होंगे, वो जो स्क्रीनिंग कॉज करेंगे, वो जो स्क्रीनिंग कॉज करेंगे वो होती है आपकी 0.35। कितनी होती है, 0.35। और इसके अंदर के जितने होंगे, इसके अंदर के जितने होंगे वो कॉज करते हैं 1। अंदर वाले शेल के जितने भी होंगे वो क्या कॉज करेंगे, 1। अभी ठीक है, n-1 के S P D ये सब क्या कॉज करेंगे, 1। n-2 के भी S P D F कोई भी ले लो, वो क्या कॉज करेंगे आपका, 1। हाँ Nd और Nf के लिए अगर निकालना है तो आपको क्या याद रखना है कि उसका अगर है तो 0.35 और उसके अलावा उसके अंदर वाले जितने होंगे, क्या, इसीलिए तो बाद में ये गलत प्रूफ हुए थे, लेकिन अगर इनके अकॉर्डिंग निकालना है तो ऐसे ही निकालना पड़ेगा। चलो एक क्वेश्चन लिखो, इसके लिए भी लिख लो, इसके लिए भी लिख लो, n-1 S P D सबके लिए यही है।
N-2 sp d के लिए भी 1 है, और ये NS और NP के लिए भी इन्होंने यही बता दिया 1। ये बाद में रॉन्ग प्रूफ हुआ था सब। हाँ, NS और NP के लिए भी 1 है। हाँ, क्या? हाँ, तो वो केस 1 था ना, NDNF के लिए है ना? नहीं, NDNF के लिए नहीं है, उसमें NDNF के लिए नहीं निकालना। वो इस तरह के केस ही मिलेंगे आपको। ये रूल नोट कर लो, फिर एक करके दिखाओ। चलो लिखो, कैलकुलेट, क्वेश्चन लिख लीजिए, कैलकुलेट Z effective on a electron of 3D subshell, 3D subshell in 3D subshell in iron। एटॉमिक नंबर है 26, आयरन का एटॉमिक नंबर है 26। पहले क्या करना है आपको, ग्रुप बनाने हैं। 3 के कितने हैं, 4 के कितने हैं, 2 के कितने हैं, मतलब 2 में कितने हैं, 2s2p, ऐसे करके पहले ग्रुपिंग बनानी है। कॉन्फ़िगरेशन लिखो, ग्रुप बनाओ, फिर सबके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करो। निकालिए, रूल बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन सबने नोट कर लिया? क्या कैलकुलेट करना है? 3D इलेक्ट्रॉन ऑफ आयरन, एटॉमिक नंबर 26 है। नहीं, एन तो बाहर वाली शेल है, एन तो बाहर वाली शेल है। किसके लिए कैलकुलेट करना है ये देखना है आपको। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, आयरन का लिख दूं? आयरन का 26 होता है, तो कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6। अब 3d वाले को साथ में लिख लेना, यहाँ पे 3d6 लिख लेना। इसको अरेंज कैसे करना है, जब स्लेटर रूल लगाओगे तो क्या करोगे, इसको अरेंज कर लो एक साथ ऐसे, 1s2, तो ये पहली शेल हो गई, 2s2, 2p6, n-3 का मतलब जिस शेल से आप अंदर, जिस शेल के अंदर जा रहे हो, अंदर वाली 3 अंदर कर दो, जिसमें निकालना है। हाँ, n-3 क्यों लेना पड़ रहा है, n-3 का है नहीं। इसको ऐसे अरेंज कर लो, 4s2, 4s की वजह से तो लगेगा ही नहीं, देख लो 3D पे 4s की वजह से तो लगेगा नहीं, क्योंकि 4s तो बाहर है, बाकी जितने सब इलेक्ट्रॉन है उनकी वजह से लगेगा। लगा लो। जिस इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है
उसकी जो शेल है उसी को n मान लो, उसकी जो शेल है उसी को n मान लो, और उसके अंदर के सबको क्या मानो, n-1 ऐसे करके मान लो। 3D के लिए निकालना है ना, 2 में 3D के लिए निकालना है, 3D इलेक्ट्रॉन के लिए। ये देखो क्वेश्चन क्या है, 3D के लिए निकाल। क्यों n-1 से मत सोचो, तुम ऐसे सोचो 3D को क्या मान लो, n मान लो। अब इसके अंदर जो आएगा वो क्या हो जाएगा, 2 वाले जितने आएंगे वो n-1 बन जाएंगे, 1 वाले जितने होंगे वो n4s को लेंगे, नहीं 4s तो बाहर चला जाएगा ना। हाँ इसके हिसाब से सोचनी है। किसी का आया आंसर, कितना आ रहा है, 6.25। बाकी लोग भी निकालें। बाकी लोग भी निकालें। मैं गूगल बाबा से आंसर कैलकुलेट कर लूं, कैलकुलेटर से। जल्दी से ये सीख जाओ तो फिर उसके बाद आ जाए एटॉमिक रेडियस और वो सब, थोड़ा सा रेडियस सिखा दें। कंफ्यूजिंग क्या है, क्या? हाँ तो जितनी थ्योरीज हम लोग पढ़ते हैं उसमें से आधी तो गलत प्रूफ हो रखे हैं। क्या हो जाएगा उसको करने से? साक्षी की चिंता ये है कि इसको करने से होगा क्या। कितना आ रहा है, 6.3। अच्छा तो 7 इलेक्ट्रॉन है, ये 7 मल्टीप्लाइड बाई 0.35 हो जाएगा। टू 2.45 आ जाएगा, और बाकी सबके लिए क्या है, 1 है। तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 हाँ 13.55 आ रहा है क्या, 13.55, 13.55 किसका आ रहा है, किसी का ही नहीं आ रहा है, किसी की आवाज नहीं आ रही। अच्छा क्या, देखो 4s 3D के लिए निकालना है, तो 3D तो अंदर होगा, 4s कहाँ होगा, बाहर होगा, तो 4s की वजह से तो लगेगा नहीं, तो स्क्रीनिंग ड्यू टू 4s क्या हो जाएगा, 0। अब आगे बात कर लें, अब किसकी वजह से निकालनी है हमको, ये था, इसकी वजह से हमने 0 कर दिया। किस में निकालना है हमको, इसके एक इलेक्ट्रॉन पे निकालना है हमको, है ना। तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 तो क्रॉस करेंगे ना इसके ऊपर, तो इसका मतलब किसकी किसकी वजह से निकालना है हमको, 1s के 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से, 2s और 2p के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए इनकी वजह से, और 3s और 3p के और 3d के 5 इलेक्ट्रॉन, 3s और 3p के कितने इलेक्ट्रॉन है, 8।
इतने इलेक्ट्रॉन की वजह से हमको निकालना है, ठीक है। अब जो निकालना है वो किस पे निकालना है, एनडी पे निकालना है। किस पे निकालना था, एनडी पे। तो एनडी पे निकालने के लिए रूल क्या बताया था, अगर सेम का है, अगर सेम का है तो क्या होगा, अगर सेम का है तो क्या लगेगा आपका 0.35 था, और अगर आपका उससे नीचे वाले का है तो कितना लगेगा, बिलो का कितना लग रहा था 1, बिलो के हिसाब से 1 लग रहा था। तो सेम कौन हो गया, 3D हो गया, 3P हो गया और 3S हो गया। सेम यही थे ना, 3D वाले थे, 3P थे और 3S थे। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, ये टोटल कितने हो गए, 3D वाले अगर सोच लो तो 3D वाले 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 5 की वजह से कितना लगा, 3D के 5 इलेक्ट्रॉन की वजह से कितना लगा, और ये वाले 3S और 3P की वजह से कितना लगेगा, इनकी वजह से कितना लगेगा, सबकी वजह से 1 लग रहा था। सब जितने अंदर के हैं सबकी वजह से कितना लग रहा है 1। क्या, NS NP की वजह से 1, N-1 S की वजह से 1, N-1 P D N-2, ये सबके लिए इन्होंने 1 कर दिया था स्क्रीनिंग। केवल इसके लिए NDNF के इलेक्ट्रॉन की स्क्रीनिंग कितनी होगी 0.35 होगी। बाकी सबके लिए कितनी लग रही है 1 लग रही है। तो सीधे सीधे जोड़ लेना, आपको कितने इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं अब इधर से, 6 + 2 8, 8 + 6 कितना हो गया 14, 14 + 2 16, 16 + 2 16 + 2 18। तो 18 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना लग रहा है आपका 1। तो ये 18 आ गया, तो 18 पॉइंट, ये क्या आएगी वैल्यू, ये वाली वैल्यू कितनी आ रही मल्टीप्लाई होके 1.75, ऐड कर लो 18 प्लस कितना आ गया, अब जेफ कितना आ जाएगा, हाँ सबका 1 लेना है। कितना आया जेफ, जेफ कितना आ गया, माइनस कर दूं, 19 आ रहा है, 17 तुम लोग का कैसे आ रहा है, 18 इलेक्ट्रॉन है ना ये पीछे वाले सारे। क्या, क्या क्या 1s का फिक्स है, जब 1s पे निकालना है तब, सब पे नहीं फिक्स है, जब 1s पे निकालना है तब। अभी ये सारे इलेक्ट्रॉन सेम के सेम हो गए, तो आंसर कितना आ रहा है बताओ। अरे वो तो मैंने जल्दी से कैलकुलेट किया था। 6.25 फाइनल आंसर है, ठीक है। कैलकुलेशन आती नहीं है पर कभी आ जाए, क्योंकि ये स्लेटर रूल है, एडवांस में भी है और मेंस में भी है। कभी कैलकुलेशन आई नहीं है लेकिन फिर भी। और दूसरी चीज क्या याद रखनी है, सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग कौन कॉज करेगा, S, फिर P, फिर D, फिर F। इतने से भी अपना काम बन जाता है कई बार, ठीक है। कई बार ज्यादातर क्वेश्चंस में इसी से काम बन जाएगा कि S की सबसे ज्यादा, P की उससे कम और D की उससे भी कम। इसके बाद NS और NP को बोलते हैं अच्छे शील्डर, गुड शील्डर बोलते हैं।
पास में है बिल्कुल, तो ज्यादा शील्डिंग करेंगे। गुड शील्डर का मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा है। और एनएफ और एनडी इलेक्ट्रॉन को क्या बोलोगे? पुअर शील्डर। अब इसका जहां पे काम आएगा तब आपकी बात इसको मतलब इसका यूज जहां पे आप करोगे तब समझ आएगी इसका क्या, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है ना। अब हम लोग करते हैं रेडियस। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, इसमें मेजर वे में हमको 4 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़नी है। एक को बोलते हैं रेडियस, दूसरा है आपका आयनाइजेशन एनर्जी, तीसरा है आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और चौथा हमको पढ़ना है इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी। ठीक है, उसके अलावा 2-4 छोटे मोटे और हैं, लेकिन जो मेजर जिनसे क्वेश्चन आते हैं जो बड़े बड़े हैं वो कौन से हैं, ये 4 पढ़ने हैं। तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, मतलब ऐसा जो पीरियोडिक टेबल में जिनकी वैल्यू लेफ्ट टू राइट जाने पे और टॉप टू बॉटम आने पे चेंज होगी, उसकी बात की जा रही है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, इसको पढ़ना कैसे कैसे है कि किसी पीरियोडिक प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, क्या मीनिंग है, अगर उसका कैलकुलेशन बहुत कम है, अगर उसका कैलकुलेशन है तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे। पीरियोडिक टेबल में अगर किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, ठीक है। और टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो वैल्यू कम होगी या ज्यादा होगी, और अगर वहां पे कोई एक्सेप्शन है तो उसको याद रखना है। ठीक है, इनऑर्गेनिक में एक्सेप्शन बहुत याद करने हैं और एक्सेप्शन से ही क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर। ठीक है, जो रूल चल रहा है, रूल आपको पढ़ाया जाता है बहुत प्यार से, बहुत पोलाइटली, बहुत अच्छे तरीके से, फिर लास्ट में आपको क्या बता दिया जाता है, ये इसका एक्सेप्शन है, और क्वेश्चन ज्यादातर कहाँ से पूछे जाते हैं, उसी एक्सेप्शन से उठा दिए जाते हैं। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी में सबसे पहली जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एटॉमिक रेडियस। क्या होती है भाई एटॉमिक रेडियस? ठीक, कोई मान लो सिंगल एटम, वैसे तो सिंगल एटम कोई होता नहीं है, मतलब ऐसे सिंगल एटम कोई पड़े हुए होते नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें सिंगल कोई एटम हो, ये कोई एटम है, ठीक है, सेंटर में इसका क्या है, न्यूक्लियस। क्या है यहाँ सेंटर में, इसका न्यूक्लियस है, ये आउटर शेल है इसकी, और इसका इलेक्ट्रॉन है। न्यूक्लियस और आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस है, न्यूक्लियस और आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को बोलते हैं हम क्या, एटॉमिक रेडियस। तो क्या कह सकते हो, ये जो डिस्टेंस है d, इसको क्या बोलोगे, एटॉमिक रेडियस। तो है क्या, इट इज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड outermost इलेक्ट्रॉन, इनके बीच का अगर डिस्टेंस लेते हो तो उसी को क्या बोल दोगे आप, रेडियस, एटॉमिक रेडियस आप कह सकते हो, है ना। लेकिन ऐसे तो कोई होता नहीं है, किस फॉर्म में होते हैं ये होते हैं आपके एसोसिएटेड फॉर्म में, मतलब मॉलिक्यूल बना होगा या कोई क्रिस्टल बना होगा। तो कैसे कैसे मॉलिक्यूल, क्रिस्टल, इस तरीके से अगर हमें उसमें देखना है तो हम कैसे रेडियस देख सकते हैं। जैसे मान लो इसके लिए बोला जाता है एक कोवेलेंट रेडियस की बात की जाती है। किस रेडियस की बात करते हैं हम, कोवेलेंट रेडियस। जैसे ही वर्ड आया कोवेलेंट, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कोवेलेंट बॉन्डेड एटम होगा, ऐसा एटम जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। जैसे यहाँ पे अगर बात किया होता हमने कि हाइड्रोजन का एटम है, किसका एटम है, हाइड्रोजन का एटम है, हाँ बोलो,
कोवेलेंट बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनेगा। हाइड्रोजन एटम की बात कर लो, हाइड्रोजन का ये एक एटम है, हाइड्रोजन का ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच का ये जो डिस्टेंस है d, इसको क्या बोल दिया? एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन। फॉर्मूला नहीं है इसका, फॉर्मूला याद भी नहीं करना, हाँ निकालना नहीं है अपने को कंपैरेटिव स्टडी करनी है इसमें ज्यादा, हाँ कैलकुलेट नहीं करना है, यहाँ रेडियस कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है। अब देखो कोवेलेंट का क्या मतलब है, हाइड्रोजन ऐसे सिंगल एटम तो प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, H2 के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, तो H2 के फॉर्म में प्रेजेंट होगा तो कैसे होगा? देखो अगर हम बात करें H2 मॉलिक्यूल की, ध्यान से देखिए, H2 मॉलिक्यूल की बात कर लें, यह मॉलिक्यूल दो तरीके के हम देख सकते हैं। मान लो हम HF मॉलिक्यूल की बात करें, ऐसा कोई मॉलिक्यूल जिसमें दोनों एटम, तीनों एटम, चारों एटम सेम होते हैं, उनको हम बोलते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं इसको? होमो एटॉमिक। होमो एटॉमिक, होमो का मतलब क्या होता है? सेम एटम है, ठीक है। और ये कैसा हो गया? H और F है, तो ये कैसा हो गया? हेट्रो एटॉमिक। दोनों के लिए देख लेते हैं कैसे निकालेंगे रेडियस, या किसको बोलेंगे रेडियस, किसको डिफाइन करेंगे रेडियस। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना हुआ है कैसे? ये एक हाइड्रोजन का एटम है और ये दूसरा हाइड्रोजन का एटम है, दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन की क्या हो रखी है? शेयरिंग हो रखी है। शेयरिंग ऐसे ही हम लोग पढ़ते हैं कि शेयरिंग हुई है इलेक्ट्रॉन की। तो क्या करें, इसका न्यूक्लियस ले लें और इसका न्यूक्लियस ले लें, दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस निकाल लो, दोनों के बीच के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, इसको क्या बोलोगे? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। क्या बोल दोगे इसको? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ये कैलकुलेट कर लो, इसको, इस पॉइंट को अगर ए बोलो और इस पॉइंट को अगर बी बोलो तो ये ए बी हो जाएगा। इस डिस्टेंस का हाफ कर दीजिए, क्या कर दीजिए? हाफ, ए बी बाई हाफ कर दीजिए, इसी को बोलते हैं हम आर कोवेलेंट, कोवेलेंट रेडियस। बात कुछ समझ में आई? कोवेलेंट रेडियस का क्या मतलब है कि in covalent molecule, internuclear distance between two covalently bonded atom, when it is get halved, then this length is called, हाँ 11th में डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं ना, ये 11th में, ये 11th में क्या है? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन, हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स। कोवेलेंट रेडियस बोल रहे हैं तो ये वर्ड बोलना जरूरी है, कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स। अगर यही Cl2 के लिए निकालना होता तो भी यही बात हो जाती है ना, बात सेम टू सेम है, दो Cl है, इनके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस ले लो, ये मान लो x डिस्टेंस है तो x/2 कर दो, ये क्या हो जाएगा? r कोवेलेंट। r कोवेलेंट का मतलब कोवेलेंट रेडियस, ठीक, क्लियर। हेट्रो एटम हो जाएगा तो कुछ खास ऐसी बात बदलेगी नहीं, बात तो वही रहेगी, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे कौन है? फ्लोरीन है, दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस निकाल लो, अगर ये d है d/2 कर दो तो r क्या हो जाएगा? r कोवेलेंट हो जाएगा HF बॉन्ड के लिए, HF मॉलिक्यूल के लिए। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? पक्का? तो डेफिनेशन क्या हो गई? इट इज हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू कोवेलेंटली बॉन्डेड
atom of a molecule. क्लियर है? पक्का? ठीक, तो एक था एटॉमिक रेडियस, दूसरा कौन सा था? कोवेलेंट रेडियस। अब तीसरा टर्म आपको बताया जा रहा है रेडियस में, वंडरवॉल। क्या बात कर रहे हैं? वंडरवॉल साइंटिस्ट का नेम है, उसी के नेम पे क्या बोल दिया गया? वॉल कौन सा लिखना है? ये जो वॉल होती है इसकी स्पेलिंग क्या होती है? हाँ, तो यहाँ पे लिखना है WA, साइंटिस्ट का नेम वंडरवॉल रेडियस। ये किसका नाम है? साइंटिस्ट का। ठीक, R वंडरवॉल ऐसे लिखेंगे। ठीक, देखो कुछ ऐसे एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे जो जिनके बीच में फोर्स क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, जैसे कि इनर्ट गैसेस हो जाए। कौन सी गैसेस हो जाए? इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस ले लें, जैसे मान लो हमारे पास हीलियम गैस का सैंपल है। किसका सैंपल है? हीलियम का। क्या है हमारे पास? हीलियम गैस का सैंपल है हमारे पास कोई, इसको हम लोग देख रहे हैं। तो इस ये जो सैंपल होगा इसमें मान लो एक हीलियम का एटम यहाँ पे, दूर दूर होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोई इतना होता नहीं है, नोबल गैसेस होती हैं। ये तो मैंने बहुत पास दिखा दिया, बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमें निकालनी है क्या? रेडियस। यहाँ पे वंडरवॉल फोर्सेस लगते हैं इन एटम्स के बीच में, इसलिए यहाँ पे जो रेडियस बोली जाती है उसको क्या बोलते हैं? वंडरवॉल रेडियस। कैसे निकालेंगे? कोई भी जो पास में दो एटम्स हो, कोई भी जो एडजेसेंट एटम्स हो, पास पास हो, कोई भी जो एडजेसेंट एटम्स हो, पास पास हो, उनके बीच का डिस्टेंस निकाल लो और उसका हाफ कर दो। मान लो ये दो एटम है, ये आपको पास पास में दिखते हैं, एडजेसेंट इनको मान लो। एक ये है ए एटम और एक ये है बी एटम। ये अगर एडजेसेंट है, आसपास आपको दिखाई दे रहा है, तो इनके न्यूक्लियस के बीच का क्या कैलकुलेट करो? डिस्टेंस। ये आपने डी कैलकुलेट कर लिया। ठीक, और इसका क्या कर दिया? हाफ। इसी को क्या बोलेंगे? आर। कोवेलेंट और वंडरवॉल, कोवेलेंट में पास पास थे एटम, बिल्कुल ऐसे शेयरिंग हो रही थी तो पास पास से। इनके बीच में फोर्स, इनके बीच में फोर्स बहुत वीक है, बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, दूर दूर होंगे तो जब इनका आप निकालोगे तो इनकी एटॉमिक रेडियस से ज्यादा आएगी ना ये रेडियस। ये इतनी एटॉमिक रेडियस, इतनी एटॉमिक रेडियस, और बीच में ये डिस्टेंस भी तो आ रहा है, तो ज्यादा आएगा। टोटल का हाफ करोगे तो ज्यादा आएगा। ठीक है, जैसे ये एक हीलियम एटम था सैंपल में, ये एक हीलियम एटम था। ये जैसे आप बड़ा कोई वर्ड लिखना चाहते हो और आपको अभी अल्फाबेट सिखाया जा रहा है, तो ये अल्फाबेट आपसे नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाए अगर तो 11th में पूछा जा सकता है, जेई में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये क्या है? बेसिक है, तो आपको सीखना तो है। ठीक, ये एक हीलियम एटम था, ये एक हीलियम एटम था, यहाँ का बस लिख के बता रहे हैं, बात वही है। ये डिस्टेंस है दोनों के बीच का, इसका क्या कर दिया? हाफ। आ गया आर कोवेलेंट। वंडरवॉल नॉट कोवेलेंट। तो इसमें क्या करना है? डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? बता सकते हैं? कोई बताना चाहता है? कैसे डिफाइन करें? कैसे डिफाइन? वीकली बॉन्डेड एटम, या आप बोल सकते हो इन विच वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज अप्लाइड। ठीक है,
तो ऐसे स्पेशली ये किस में कैलकुलेट करते हैं हम लोग कोवेलेंट में भी कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, लेकिन स्पेशली किस में ये देखा गया है फोर्स, इनर्ट गैसेस में। तो इनर्ट गैसेस की बात करते हैं, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, इन इनर्ट गैसेस भी लिख सकते हो, या ऐसे भी लिख सकते हो कि मॉलिक्यूल इन विच वंडर वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, वंडर वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अप्लाइड, जिसमें ये फोर्स अप्लाई हो रहा है उसकी बात हो रही है, ठीक है। इन इनर्ट गैसेस हाफ of distance between two adjacent bonded atoms, बॉन्डिंग होती है, वीक बॉन्डिंग होती है, बॉन्डिंग दिख नहीं रही है आपको, टू एडजेसेंट बॉन्डेड एटम्स इस, सेंटेंस सही बन गया देख लो, कुछ गड़बड़ी हो तो ग्रामेटिकली कुछ फॉर्मेशन गड़बड़ हो तो फॉर्मेशन सही करवा दो। गर्मी लग रही है तुम लोग को, कुछ लगता नहीं है, तुम क्लास के बीच में फोन उठाती हो, मनु फोन फेंक देना है, मैं फेंक दूंगी, पे करना पड़े भले मुझे, दोबारा नहीं करना, ये रूल इज रूल, जो अंशुल के लिए रूल है वही आपके लिए भी है, ठीक है। चलिए, कुछ गड़बड़ है, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब सुनो, कोवेलेंट अगर बॉन्ड है वहां पे वॉन्डर वॉल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, आपको कोई सिचुएशन दे दी, Cl2 मॉलिक्यूल की सिचुएशन दे दी, तो अगर Cl2 मॉलिक्यूल है तो Cl2 में तो वॉन्डर वॉल लग नहीं रहा है, क्या लग रहा है, यहाँ पे तो कोवेलेंट बॉन्ड की बात हो रही है, तो कैसे निकालते हैं यहाँ वॉन्डर वॉल, जैसे मान लो एक Cl2 मॉलिक्यूल तुम्हारा ये है, ठीक, एक Cl ये रहा, एक Cl ये रहा, इसके बगल में दूसरा होगा कहीं, जो एडजेसेंट हो उसको ले लो, जो एडजेसेंट हो उसको ले लो। अब इन एडजेसेंट के जो एडजेसेंट एटम दिख रहे हैं आपको, ये Cl, ये Cl, ये Cl, ये Cl, इस Cl और इस Cl के बीच का डिस्टेंस ले लो। अब ये मत करना कि इस Cl और इस Cl के बीच का लेंगे, किसको लेना है, एडजेसेंट, इनके बीच का डिस्टेंस ले लो, मान लो x है, x/2 कर दो, तो r वंडर वॉल आ जाएगा, किसके लिए, किसके लिए, फॉर Cl2। यहां पे जब डिफाइन करोगे तो क्या बोलोगे, नॉन बॉन्डेड एटम्स, इनके इनके बीच में बॉन्ड है, इनके इनके बीच में बॉन्ड है, इसके बीच में बॉन्ड नहीं है, नॉन बॉन्डेड एटम्स, एडजेसेंट एटम्स ऑफ अ कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल सैंपल, उसमें अगर एडजेसेंट एटम ले लेते हो, उनके बीच के न्यूक्लियस के डिस्टेंस को हाफ कर देते हो, तो क्या आ जाता है, आर वंडर वॉल। क्लियर है इतनी पिक्चर सबको। तो अगर तीनों को कंपेयर करो आप, तो मोटी मोटी बात आपको क्या समझ में आती है कि अगर मान लो Cl एटम था सिंगल, तो क्या रेडियस थी, Cl2 अगर ले लिया हमने तो क्या रेडियस थी, और Cl2 के दो एटम्स, दो मॉलिक्यूल्स लिए जो अभी केस लिया, उसमें क्या रेडियस थी, ऐसे देखें अगर हम एक ही केस को लेके कंपेयर कर देते हैं, ज्यादातर केसेस में वही चीज होगी, जैसे ये Cl एटम ले लिया हमने और एक क्या ले लिया, Cl2 मॉलिक्यूल ले लिया, और यहाँ पे क्या किया, 2 Cl2 मॉलिक्यूल ले लिया, यही तो किया हमने अभी, ये Cl एटम था, यहाँ पे ये जो डिस्टेंस लिया था हमने, इसको क्या कह दिया था, एटॉमिक, एटॉमिक रेडियस बोल दिया था Cl का। फिर क्या किया, दो ऐसे Cl एटम ले लो, इनके बीच का
डिस्टेंस ले लो, इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है इसका क्या कर दो, हाफ कर दो। ये एक Cl है, ये एक Cl है, तो इसको हाफ करके क्या बोला, कोवेलेंट हो गया। फिर उसके बाद अब क्या लिया, दो एडजेसेंट कोवेलेंटली बॉन्डेड Cl2 ले लिए, ये Cl था, ये Cl, ये Cl। अब इनके बीच का डिस्टेंस ले लिया, ये वाला डिस्टेंस y है, मान लो y/2 कर दिया, इसको क्या बोल दिया, वंडरवॉल। देखने से क्या लग रहा है, कौन सबसे बड़ा होगा, कौन सबसे छोटा, वंडरवॉल तो सबसे बड़ा दिख रहा है। उसके बाद क्या चांसेस हैं, क्या चांसेस हैं, एटॉमिक के चांसेस हैं कि इसके चांसेस हैं, एटॉमिक के बड़े होने के चांसेस हैं और कोवेलेंट के छोटे। ऐसा क्यों लग रहा है आपको, शेयरिंग हो रही है इसलिए, ओवरलैपिंग हो रही है इसलिए थोड़ा सा अंदर आएगा ऐसा। सबसे बड़ा तो वंडरवॉल है। आर एटॉमिक और कोवेलेंट में कंपेयर करिए, ऑनलाइन स्टूडेंट आप भी बोल सकते हैं। हेलो, कौन बड़ा होना चाहिए कोवेलेंट और एटॉमिक में से, एटॉमिक, एटॉमिक और एटॉमिक बड़ा, कोवेलेंट बड़ा, कोवेलेंट बड़ा, क्यों, क्या, कोवेलेंट बड़ा मिलेगा कि एटॉमिक बड़ा मिलना चाहिए, अपने दिमाग से सोचो। एटॉमिक रेडियस सबसे बड़ी होगी, आर वंडरवॉल तो सबसे ही बड़ा है, आपको पता ही है, इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन है नहीं। अब जो कंफ्यूजन है वो किसमें है आपका, कोवेलेंट और एटॉमिक। एटॉमिक वाला बड़ा होगा, पक्का, पक्का, बॉन्ड, बहुत सही। कोई और फैक्टर नहीं काम कर रहा है, ध्यान से सोचो जरा, एटॉमिक के बारे में सोचो, रीजन बताओ, रीजन, रीजन बताओ जल्दी से, तुम बताओ रजत, रीजन बताओ। हाँ, उसका अकेले का ज्यादा है, अच्छा ऐसा कहना चाह रहे हो आप, अच्छा। भूवी, भूवी आंसर कीजिए, अभी चुप रहिए इधर वाले लोग, अब उधर वाले बोलेंगे। भूवी आंसर कीजिए, एटॉमिक आपको ज्यादा लग रहा है, क्यों, ओवरलैप कर रहे हैं तो थोड़ा कम होना चाहिए, ऐसा कहना चाहते हैं आप, अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वगैरह भी लग जाएगा, ये भी होगा। और कौन है ऑनलाइन में, वेरोनिका नहीं है शायद, अभी तो नहीं थी, सब लोग बताएं अपना अपना, वेरोनिका नहीं है आज, प्रांजलि, उद्धव, आर एटॉमिक बड़ा होना चाहिए,
प्रांजलि आप भी यही कहते हो? अच्छा, आपको इक्वल लग रहा है। अच्छा, आर कोवेलेंट, आर एटॉमिक, क्या आ जाएगा? एटॉमिक सबसे बड़ा, वंडरवॉल के बाद एटॉमिक आ जाएगा और फिर उसके बाद कौन आ जाएगा? चलो एक और बात समझ लें। अब इसको समझ लेते, इसका ट्रेंड समझ लेते। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएंगे और टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या होगा, ध्यान से समझते हैं। समझो समझो, पीरियड में कहा जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो तो होगा क्या? लेफ्ट टू राइट जब आप जाते हो तो होता क्या है, एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ता जाता है। क्या होगा देखो, जैसे मान लो यहाँ पे है कौन, इधर पे कौन है, लिथियम, फिर यहाँ पे कौन आ जाएगा, फिर 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 इनकी तो एक्सेप्शनली ज्यादा होती है, थोड़ी सी ज्यादा ही होगी इनकी तो रेडियस। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो यहाँ पे देखो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 1, यहाँ पे 2 2, यहाँ पे 2 3, यहाँ पे 2 4। सेकेंड शेल में इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ता जा रहा है। इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, प्रोटॉन का नंबर भी बढ़ रहा है। और प्रोटॉन का नंबर बढ़ रहा है, इसका मतलब जैसे जैसे प्रोटॉन बढ़ेंगे वैसे वैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने का मतलब है कि न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर शेल पे बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन पास आता जाएगा, तो रेडियस क्या होगी, कम होती जाएगी। कुछ बात समझ में आई? हाँ, तो इलेक्ट्रॉन से क्या मतलब है, कैसे? प्रोटॉन का जो पावर है वो ज्यादा, प्रोटॉन तेजी से खींच रहा है ना। आउटर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो। जब रेडियस की बात कर रहे हो, रेडियस की बात कर रहे हो तो क्या देख रहे हो, आउटर का एक इलेक्ट्रॉन, आउटर शेल का एक इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन से क्या मतलब आ रहा है, थोड़ा बहुत ही कम करेगा, वो उतना कम नहीं करता है, जितना इंक्रीज है उतना कम डिक्रीज। यहाँ पे 3 प्रोटॉन थे, यहाँ पे कितने हो गए, प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं, देख रहे हो। एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ता जा रहा है, प्रोटॉन का नंबर इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, तो प्रोटॉन का नंबर इंक्रीज होने का क्या मतलब है, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। लेफ्ट टू राइट जब जाओगे तो क्या होगा, सेम शेल में इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ेगा। ठीक है, जेफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। जब जेफ बढ़ रहा है इसका मतलब न्यूक्लियस का फोर्स बढ़ रहा है आउटर इलेक्ट्रॉन पे, तो रेडियस धीरे धीरे क्या होगी, कम होती। लेफ्ट टू राइट जैसे जैसे, ये नॉर्मल ट्रेंड है, अभी इसमें एक्सेप्शन भी देखेंगे। तो नॉर्मल ट्रेंड क्या है कि लेफ्ट टू राइट जाओगे तो लेफ्ट टू राइट में रेडियस क्या होगी, डिक्रीज। रेडियस क्या होगी, डिक्रीज, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो। टॉप टू बॉटम देख लो, टॉप टू बॉटम में क्या होगा, टॉप टू बॉटम जब हम मूव करते हैं तो ग्रुप में मूव करते हैं। किस में मूव करते हैं, ग्रुप। ग्रुप में बात की जाती है किसकी, टॉप टू बॉटम की।
मान लो ऊपर था, फर्स्ट ग्रुप में ऊपर है लिथियम, फिर सोडियम हो गया, फिर पोटेशियम हो गया, फिर रुबिडियम हो गया, फिर सीजियम आ गया, फिर फ्रांसियम। ठीक, लिथियम में 2 शेल दिखाई दे रहे हैं, 2 शेल हैं। सोडियम में कितने हो गए? 3। पोटेशियम में कितने हो गए? 4। इसमें कितने हो जाएंगे? 5 शेल। शेल नंबर क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। जहां पे शेल नंबर बढ़ेगा वहां पे क्या होगा? शेल जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे रेडियस क्या होगी? बढ़ती जाएगी। इन जनरली ऐसा होता है, नॉर्मल ट्रेंड है ये। तो नॉर्मल ट्रेंड क्या है कि भाई अगर वैसे रेडियस हो या कोई भी प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें 2 फैक्टर काम करेंगे, एक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और एक काम करेगा आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट। दोनों एक दूसरे के अपोजिट में काम करते हैं। स्क्रीनिंग बढ़ती है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो स्क्रीनिंग कम होती है। लेकिन नॉर्मल ट्रेंड क्या है? अगर टॉप टू बॉटम आओगे तो शेल का नंबर क्या होगा? इंक्रीज करता है, एक एक शेल बढ़ता जाता है ऊपर से नीचे आते हो तो। सोडियम में केवल 3 शेल थे, पोटेशियम में 4 हो गए, रुबिडियम में 5, फिर सीजियम में 6, इसमें 7। तो शेल बढ़ते जा रहे हैं, शेल बढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, दिख रहा है आपको कि रेडियस क्या होगा? बढ़ता जाएगा। रेडियस क्या होती है? इंक्रीज। तो नॉर्मल ट्रेंड क्या है? लेफ्ट टू राइट में रेडियस डिक्रीज और टॉप टू बॉटम में रेडियस इंक्रीज। टॉप टू बॉटम किसी एक ग्रुप की बात करते हैं और लेफ्ट टू राइट किसी एक पीरियड की बात करते हैं। क्लियर है? पक्का? एक चीज और बतानी है, थोड़ा सा आपको बता दे, फिर आपकी मेंडलीव वाली कहाँ गई? पुरानी वाली ये रही, ये नहीं है। चलो, मेंडलीव वाले में कुछ बताना था, नेक्स्ट टर्न पे बताएंगे, है ना? चलिए, आज की क्लास होती है आपकी ऑफ। बाय बाय। हाँ।